हेलो फ्रेंड्स, पीयूटी का एग्ज़ाम का कुछ सॉल्यूशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे से जहाँ तक एक्सप्लेन हो सकेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स का एग्जांपल रबर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, और भी होता है लेकिन दो एग्जांपल जो कि कॉमन है वो लिख सकते हैं, रबर एंड ग्लास। और सेकेंड क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी यू, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उसके लिए तो सिंपली मैंने कर रखा है। कॉपर के क्या होता है, 29 होता है एटमिक नंबर। तो फर्स्ट 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ठीक, इसके लिए आपको अगर सिंपली करना है तो इस हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहले इस फॉर्मूला को लगा सकते हो 1s, ठीक, अब 2s, अब 3s, 3p, ऐसा वाला जो ये करके ऐसे करके आता है, फिर आते जाएगा, फिर ऐसे, फिर 6x वाला, मतलब सिंपल इस डायरेक्शन के द्वारा आप निकाल सकते हो। पहले 1s में फुलफिल होना चाहिए, फिर 2s में फुलफिल होना चाहिए। ठीक, इस फार्मूला के द्वारा आप लोग कर सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर से पर्टिकुलरली अगर हम क्रोमोस्फेयर का मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ए क्रोमोस्फेयर इज A chromosphere is the part of a molecule. A chromosphere is the part of molecule रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। मतलब क्रोमोफोर्स जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो बेसिकली याद रखिए कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ भी हो आपको लिख देना है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। द कलर जो कि हमारे आंखों द्वारा देखा जाता है इज वन नॉट एब्जॉर्ब बाय द रिफ्लेक्टिंग विद इन ए सर्टेन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, जो भी स्पेक्ट्रम द्वारा वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक, ये खत्म हो गया। और सेकेंड है उसका फोर्थ है हमारा प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ PCl5। PCl5 का ज्योमेट्री निकालना है। तो मैंने ऐसे कर रखा है, PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है। ठीक, बीच में P रखा, चारों तरफ क्लोरीन रखा। क्लोरीन देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे क्लोरीन, और यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल 90 डिग्री, इसका 120 डिग्री होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रैकेट इक्वेशन क्या होता है, तो n लैम्डा 2d sin थीटा। यही ब्रैकेट इक्वेशन है हमारा, n लैम्डा 2d sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है उसी को हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो व्हाट इज रेड शिफ्ट एंड व्हाट इज ब्लू शिफ्ट। सबसे पहले रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट हमें डिफाइन करना है। तो ब्लू शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज इन वेवलेंथ इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा और वेवलेंथ में डिक्रीज होगा तब उसे रेड शिफ्ट बोलते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। और जब वही उल्टा हो जाएगा, जब रेड शिफ्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगा और वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। कहानी खत्म इसका। स्टेट द कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी हायर एक्टिव। तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूल दैट मैच विद द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, मतलब कि जो उसका ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी होता है उसके रेडिएशन से मैच करना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूल शुड चेंज देयर डाइपोल मोमेंट। तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूल होता है उसका जो मूवमेंट होता है उसको डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर बेंजीन। मतलब कि बेंजीन का वाइब्रेशन हमको निकालना है। तो बेंजीन का वाइब्रेशन निकालने के लिए इजी सा सूत्र है, कोई लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 3n-5 लगाते हैं, और कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है चूंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमारा बेंजीन है तो उसके लिए हम लोग 3n-6 करते हैं। तो इन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ एटम या एटम मॉलिक्यूल है उसमें कितना है, तो C6H6 होता है उसका इक्वेशन। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया, जो कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 3n × 12, तो 12 × 3 36, और 36 - 6 क्या होगा, 30। हमारा आंसर 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्सप्लेन लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेज थ्रू एन ऑब्जर्विंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंटली एज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्विंग मीडियम इंक्रीज। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब किसी लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो जो उसका मीडियम होता है वो ऑब्जर्व करता है इस डेंसिटी, जब उसका डेंसिटी डिक्रीज करता है, ठीक, और उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रिड्यूसेड मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल का रिड्यूसेड मास हमको निकालना है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का एक होता है तो अप्रोक्सीमेटली सबका डबल होता है, लेकिन किसी का एक कम या एक अधिक होता है एटमिक मास। तो देखिए 1.008 इसका एटमिक मास है। ठीक, एटमिक मास यूनिट है, और क्लोरीन का 34.98 एटमिक मास यूनिट है। ठीक, देन वी हैव कन्वर्ट इट इनटू केजी। हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको रिड्यूसेड मास निकालने के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर जो 1 mu बराबर कितना होता है, 1.66056 × 10⁻⁻27 kg। ठीक, इसको दोनों में रख देंगे।
ठीक। उसके बाद रिड्यूसेंट मार्क करने के लिए हम लोग का ये फार्मूला है m1 इंटू m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक। 1.008 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻27 kg ये कर देंगे, ठीक। और दोनों को मतलब अपना सोल्यूशन करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इन एनएमआर। तो जो हमारा प्रिंसिपल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसके बारे में हमें बताना है, ठीक। तो सिंपली हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है कि जो भी न्यूक्लिया है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है एंड उसमें अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बाहरी फोर्स दिया जाता है तो अधिक चार्ज हो जाता है अपने पहले की अपेक्षा, अपने पहले की अपेक्षा, ठीक। जैसे कि उसका पोजेसिव स्पिन क्या है, हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन 1 और जो पोजेसिव स्पिन नहीं करेगा उसका तो पर्टिकुलर सेम होगा, लेकिन इसमें हल्का चेंजेस आता है, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस विदाउट स्पिन कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब तक वो स्पिन नहीं करेगा तब तक उसका जो भी रेजोनेंस है उसका पता नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कुछ करते नहीं है तो हमारा एबिलिटी पता नहीं चलेगा कि हमको उसमें कितनी क्षमता है। सेम टू सेम ये भी है, व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब इसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, द न्यूक्लियस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम टू मूव ए हायर एनर्जी स्टेट। मतलब कि क्या करता है, तो जो भी न्यूक्लियस होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस अकर्स एज प्रोटॉन्स रेजोनेंस बिटवीन देयर स्पिन एनर्जी स्टेट। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है वो आ जाता है उन दोनों के बीच और जो स्पिन एनर्जी को बढ़ावा देता है, ठीक। अब एनर्जी देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में एनर्जी हो गया। अब जब इसके साथ चलेगा तो इस डायरेक्शन में, अब जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इस डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड, ठीक। डेली बराबर एच भी। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में सपोर्ट और अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो या तो सपोर्ट करेगा नहीं तो अपोज करेगा। सबसे डिशील्डिंग और शील्डिंग, इसका मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज नॉट सराउंडेड बाय ऑफ एटम इज नोन एज डिशील्डिंग। जब हाइड्रोजन एटम किसी हाइड्रोजन जब कोई एटम हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड नहीं होगा तो उसको हम लोग डिशील्डिंग कहते हैं। अगर वही कोई एटम अगर हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है उसको हम लोग शील्डिंग कहते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट डिफाइंड केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में, वाइट टीएमएस यूज्ड एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रीक्वेंसीज आर नॉट रिपोर्टेड डायरेक्टली। जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्ट में तुरंत रिपोर्ट नहीं किया जाता। और ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा और फॉर 2 रीजन, जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 रीजन से एक साथ रिपोर्टेड नहीं किया जाता है। सबसे पहले वी डिपेंड्स ऑन बीओ। जो भी होता है वो बीओ पर डिपेंड करता है। डिफरेंसेज इन भी फॉर केमिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्ली आर टीनी केमिकल शिफ्ट इज यूज्ड एज द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस के द्वारा किया जाता है। सिंपली दूसरा एग्जांपल भी या तो ये लिख दो नहीं तो ये लिख दो। केमिकल शिफ्ट इज द डाउनफील्ड शिफ्ट इन द प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियस रिलेटिव टू एन इलेक्ट्रॉन सच स्टैंडर्ड ड्यू टू केमिकल फैक्टर्स। ये केमिकल के फैक्टर्स द्वारा होता है। द यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट आर हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है पर मैग्नेटिज्म ऑफ एब्सोल्यूट प्रिकॉशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मिलियन पर mm। अब देखो, अब वो तो एक का हो गया, ठीक। अब टीएमएस इज यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो टीएमएस होता है वो रेफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट हैज शार्प रेजोनेंस लाइन फ्रॉम इट्स 12 प्रोटॉन्स। मतलब जो कि इसका शार्प रेजोनेंस लाइन होता है जो कि 12 प्रोटॉन से बना होता है विद केमिकल शिफ्ट एट लो रेजोनेंस, जिसका केमिकल शिफ्ट लो रेजोनेंस के साथ होता है। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल अदर एच रेजोनेंस। जो भी होता है फ्रीक्वेंसी वो सारे रेजोनेंस के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉन डिफाइन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, डिस्कस वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सब बताएंगे, वेट कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड। जो भी एटम होता है उसका वो टेंडेंसी होता है जिसके द्वारा वो किसी एटम को अट्रैक्ट करता है अपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, क्लोरीन माइनस चार्ज है, दोनों एक साथ मिल गया तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। जिसमें क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स क्या है, अक्रॉस द पीरियड एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। बिकॉज इसका कारण क्या है, इट इज बिकॉज एज वी मूव अक्रॉस द
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, 10 इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो उसका टेंडेंसी होता है वो इंक्रीज करता है ताकि जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट कर दे। ठीक, अब सेम टू सेम वैसे ही डाउन द ग्रुप, अगर हम जैसे ग्रुप में आ जाए और ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, तो एज मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, तो जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन बीइंग फार्दर अवे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से मतलब ज़्यादा दूर भागते जाता है, क्योंकि उसमें उसका साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक्सपीरियंसिंग लेस अट्रैक्शन। और जो कि अगर दूर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा, इंक्रीज साइज होगा, तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब फैक्टर्स कौन कौन है जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को? तो सबसे पहले तो साइज ऑफ एटम, उसका साइज कैसा है उसके द्वारा अफेक्ट करता है। और न्यूक्लियर चार्ज, उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके द्वारा भी अफेक्ट करता है। और चार्ज ऑन एन कैटायन, अगर कैटायन पे क्या चार्ज है, जैसे सिग्मा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जैसे कि आयरन हो गया, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mn6+, ये सब हो गया। और चार्ज ऑन एनायन, जो एनायन है उस पर भी असर करता है। और हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, मोर द इस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रॉनिविटी, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में इस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। जैसे कि sp, तो इसमें s क्या है, s क्या है 50% है, और p क्या है 50% है, तो 50% हो गया s की मात्रा। और इसमें देखिए, इसमें p 2 हो गया तो s का मात्रा 33% हो गया, और इसमें p 3 हो गया तो s क्या हो गया 25% हो गया। ठीक, स्टेट फ्री एनर्जी ड्राइव्स गिब्रिक्यूशन एंड डिस्कस significance of free energy. Free energy क्या है? The maximum amount of work available in a system that can be converted to useful work is known as free energy. मतलब जो भी maximum amount of work होता है किसी सिस्टम में अवेलेबल होता है, जो कि हम लोग वर्क में उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, गिव्स फ्री एनर्जी का दो सिस्टम होता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो G1 और G2 के द्वारा सिस्टम 1 G1 क्या हो गया H1 और माइनस TS1। इसका डेरिवेशन भी हमें ज्ञात करना है। डेरिवेशन में बताता हूँ, G2 क्या हो गया G2 H2 माइनस TS2। सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1 कर देंगे, और फिर H2 माइनस TS2 और माइनस H1 अब माइनस TS1, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को। अब डेल जी, मतलब दोनों का डिफरेंस हो गया तो डेल जी हो गया। अब इसको ये करना है H2 माइनस TS2। ठीक, H2 माइनस TS2 करना है, ये हो गया H2 माइनस TS2। ठीक, ये कर दिया ना H2 माइनस TS2। इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो माइनस इधर है, इधर माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, H1 प्लस TS1। अब डेल जी बराबर H2 माइनस H1 माइनस, अब इसमें से T बाहर, देखिए ये 2 है, ये दोनों को ले लेते हैं, इसमें T बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा H2 माइनस S1। ठीक, और फिर डेल जी बराबर डेल एच हो गया, दोनों का डिफरेंस मान लीजिए क्या होगा, डेल एच हो जाएगा। और फिर ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टी तो बाहर ही है तो टी डेल एस हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस जी, मतलब अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो गिब्स क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब बेंडिंग वाइब्रेशन उसका क्या है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्योरी यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट दैट मॉलिक्यूल टेंड टू ऑब्जर्व स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट दैट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्योरी होता है वो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करता है कि जो भी मॉलिक्यूल होता है ट्रेंड में वो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब कि कुछ कम मात्रा में लाइट की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर करता है। सम टिप्स ऑफ वाइब्रेशन आर, कुछ टिप्स है वाइब्रेशन की, कुछ टाइप्स है वाइब्रेशन की, कुछ टाइप्स है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो गया, आपका बॉन्डिंग वाइब्रेशन हो गया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, बॉन्डिंग वाइब्रेशन, ये 2 का, और एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का एग्जांपल बता दिए। मॉलिक्यूलर व्हेन द आईआर स्पेक्ट्रा पासेड थ्रू मॉलिक्यूलर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जब आईआर स्पेक्ट्रा द्वारा कोई मॉलिक्यूल पास करता है ट्रांजेक्शन, उसको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक, इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखिए, अभी ये कम है, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन इधर है, और स्ट्रेच करते हैं तो दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो जाएगा, एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो जाएगा। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स ए चेंज इन बॉन्ड एंगल मोमेंट, ये एक चेंज इन्वॉल्व करता है एंगल मोमेंट में ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स
टू द मॉलिक्यूल। इट हैज़ फोर टाइप्स। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। एक तो सीजरिंग होता है, एक रॉकिंग होता है। तो सीजरिंग में दोनों एक पास, और रॉकिंग में और एक होता है वैगिंग होता है, एक ट्विस्टिंग होता है। ये 4 लिख देना, बाकी नंबर मिल जाएगा आपको। डिफाइन सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है एंड डिस्कस नेक्स्ट इक्वेशन। तो सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल और ई सेल इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मतलब कि जो क्या है, ये मेजर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल का फ्रॉम गिब्स एनर्जी। मतलब गिब्स एनर्जी के द्वारा भी इसको प्राप्त करते हैं। ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, दोनों में डेल एन माइनस एन एफ ई हो जाएगा। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल जी डिग्री माइनस एन एफ ई डिग्री डेल जी प्लस आर टी क्यू आर थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा भी इसको करते हैं। उसका यूज करके यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद डिवाइड बाई एन ई बोथ साइड, दोनों तरफ एन ई के द्वारा डिवाइड करते हैं। तो क्या मिलता है? ई बराबर 2-2.303 आर टी लॉग 10 क्यू, ठीक। एट टी बराबर इतना मिलता है और लास्ट में इतना आता है। इसी थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे लिए तो डिफिकल्ट लग रहा है, आपके लिए आसान लग रहा है तो अच्छा है, आप कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है डिराइव स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को किसके द्वारा डिराइव किया जाए, ठीक। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि जो भी एनर्जी होता है वो ई बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल होता है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 × mv² प्लस v। ये काइनेटिक एनर्जी का होता है। और v तो मतलब पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो उसका हम लोग नहीं जानते हैं। अब के ई को हम इसके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। मान लीजिए दोनों तरफ mm लिखने कोई जरूरत नहीं, ये तो कट जाएगा, लेकिन हम लोग को डेरिवेशन चाहिए, इसके हम लोग इतना कर सकते हैं। तो फिर इसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? mv² बटा m कर देंगे। अब क्या करेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी ब्रोली। अब डी ब्रोली हम जानते हैं कि mv बराबर h बटा लेमडा होता है, ठीक। तो हम लोग इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए एक तो 1/2, ये तो mv² हमारा है, ये ठीक। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए mv² बटा m है, mv² बटा m है ना, mv² बटा m है, ठीक। 1/2 तो हमारा ये था पहले से, तो h बटा लेमडा कर दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। इसको एक साथ कर दिए, तो ये तो हमारा पहले से था। ई बराबर लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं, h² बटा 2 लेमडा² अपॉन m, ये हो गया, ठीक। पुटिंग द वैल्यू इन mv² फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, जो भी उसका वैल्यू होता है वो इक्वेशन 2 से इक्वेशन और में इसका अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, जैसे इस इक्वेशन में हमें पुट करना है इसके वैल्यू को, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? h² बटा 2 लेमडा² प्लस v हो जाएगा। ई बराबर ये हो जाएगा, और h² बटा 2 लेमडा² अगर हम लोग मतलब इसको एक साथ करते हैं, मतलब इसको जैसे कि हमको अलग अलग करना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को एक साथ रखना है। जैसे कि इसको अब एक इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो ई माइनस भी हो गया, ठीक। और h² बराबर 2 लेमडा² m हो गया, ई माइनस भी हो गया। हमें h², हमें अब क्या करना है? लेमडा² को अलग करना है, बाकी को अलग करना है। तो सेम टू सेम हम लोग इधर का उधर करके कर लिए, ठीक। लेमडा² बराबर h² बराबर 2 लेमडा अपॉन ई माइनस बी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इतना तक कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, नथिंग। फॉर मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन द x डायरेक्शन इन द कैन बी एक्सपेक्टेड। जो भी मूविंग पार्टिकल है, अगर x डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या होगा? जैसे कि डेल स्क्वायर साई, ठीक, अपॉन डेल स्क्वायर x², ठीक, बराबर 4 पाई स्क्वायर साई, इतना कर सकते हैं। सबके बीच में प्लस वाला साइन होगा, ठीक, सबके बीच में प्लस वाला साइन होगा। जैसे कि 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा², तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। जो जो किसी पार्टिकल को ये करने, तो ये तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। अब लेमडा² की जगह आपको इस लेमडा² का मान पुट कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x², यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया लेमडा² का मान h² बटा 2m ई माइनस बी बराबर 0 आ गया। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन साई इंटू 2m ई माइनस बी अपॉन h² बराबर 0, ठीक। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x², 4 पाई स्क्वायर ये अपन साइन अपन 2m मतलब अलग अलग कर दिया, फिर ई माइनस भी कर दिया, और ये हमारा आ गया, ठीक। ये तो पार्टिकल, अगर हम कोई पूछता है कि पार्टिकल में 1 डायमेंशनल बॉक्स, अगर वो वन डायरेक्शन में जाता है, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। अगर कहता है नहीं बहुत सारे डायरेक्शन में सिर्फ, तो x² के लिए हो गया, x डायरेक्शन के लिए हो गया, y डायरेक्शन के लिए हो गया, z डायरेक्शन के लिए हो गया, सभी डायरेक्शन के लिए 0 हो गया। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टुलेट ऑफ CFT एंड ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर अक्टाहेड्रल। तो पोस्टुलेट ऑफ CFT क्या है? The postulates of CFT. The ligands which are either negatively charged, anions or neutral molecules with the lone pair of electrons are referred to as point charge. मतलब कि CFT का postulate क्या है? 3 postulate है।
और भी पोस्टुलेट है, लेकिन 3 काफ़ी है लिखने के लिए। द लिगेंड्स विच आर आइदर निगेटिव, मतलब लिगेंड्स क्या तो निगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, नहीं तो न्यूट्रल होंगे, यही ना होंगे। विद लोन पेयर रेफर टू एज ए पॉइंट ऑफ चार्ज, मतलब कि उसमें कोई पॉइंट होगा। ए फील्ड ऑफ एनायंस सराउंडेड द कोर मेटल कैटायन, जो फील्ड होता है एनायन का वो कोर मेटल कैटायन के द्वारा सराउंड होता है। द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कैटायंस एंड लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्सेज इज सोलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी बॉन्ड होता है दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक, अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका पोस्टुलेट ऑफ सीओटी। अब इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है। ड्रॉ एनर्जी डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उसका एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो 5 बॉक्स होता है, एक dx² dy² dy² और dx² और यहाँ पे dz², ये होता है। ठीक, dx² - y² होता है, देखिए यहाँ पे माइनस होता है, x² - y² होता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग स्प्लिटिंग कर दिए यहाँ से, फिर इसमें स्प्लिटिंग यदि एवरेज एनर्जी लेवल हो गया, फिर यहाँ से 2 लेवल में, एक तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। तो नीचे कौन कौन होता है, dxy dx² और dy², ऊपर कौन रहता है, dz² और dx² - y² आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाले को eg कहते हैं, नीचे वाले को d2g कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होता है, 0.6 डेल होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 0.4 डेल होता है। ठीक, और टोटल डिफरेंस डेल टू 10 eg होता है, टोटल डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है। ठीक, अब क्या CFT इज ए बॉन्डिंग मेटल दैट एक्सप्लेन मैनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग द कलर एंड मैग्नेटाइजेशन। CFT क्या है, एक बॉन्डिंग मेटल है जो कि कलर और बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक, अब स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है और रिएक्टिविटी क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 ग्रुप में ऊपर बढ़ गया, नीचे 3 ग्रुप में बढ़ गया, तो dz² dx² - y², दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है, वीक फील्ड थ्योरी है। ठीक, अब दोनों को ये कर दिए, अब dxy dy², यहाँ पे dx² y², dz², फिर दोनों को दूसरे रूप में ये कर दिए, ऊपर eg हो गया, और दोनों के बीच में जो गैप बचा वो एनर्जी गैप हो गया। ये किसके लिए था, ये था Fe2O6 Cl6 के लिए ये था। ठीक, और ये उसका ये है स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, उसका ट्रांजिशन क्या है। तो द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स और विजिबल लाइट बाय केमिकल कंपाउंड्स व्हिच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर, मतलब कि ये जो होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका प्रिंसिपल होता है, ये जो भी होता है वो ऑब्जर्वेशन, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है उसके ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक, और विजुअल लाइट, और इसमें केमिकल कंपाउंड होता है, इसका रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा, अलग अलग स्पेक्ट्रा के प्रोडक्शन में यूज होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 2 चीज़ पर बेस्ड है, मतलब एक तो लाइट पे और मैटर पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन है, अलग अलग टाइप्स ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोई बनाना है तो इसको बना लीजिए, ये डायग्राम हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया एनर्जी। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी। ठीक, एनर्जी हो गया, तो सबसे पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार मैंने लिखा, फर्स्ट वाला हो गया। द ट्रांजिशन ऑफ सिग्मा बिटवीन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इट मतलब इसका जो ट्रांजिशन होता है जैसे कि बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक, और इसका इट हैज़ 150 nm ट्रांजिशन, इसका रेंज कितना होता है, 150 nm होता है। पॉइंट कर लीजिए, इसका रेंज, इट हैज़ रेंज 150 nm। ठीक, एंड इट हैज़ हायर एनर्जी, इट टेक प्लेस इन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सेपरेट कंपाउंड्स में होता है, ये एल्केन में होता है, सिंपल। और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक, तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जाना है, एन टू सिग्मा स्टार यही है ना, तो हम लोग नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, इसको एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करते हैं। और इसका जो एनर्जी होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम यूज करता है, जो भी एनर्जी होता है। ठीक, और इसका रेंज कितना है, 165 nm होता है। और इसमें CX बॉन्डिंग, मतलब X मतलब हैलोजन बॉन्डिंग होता है, जो भी हैलोजन होता है उसके साथ इसका बॉन्डिंग होता है।
ठीक। और पाई ट्रांजेक्शन क्या है? पाई टू पाई ट्रांजेक्शन क्या है? द ट्रांजेक्शन बिटवीन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, जो ट्रांजेक्शन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच होता है, जो ट्रांजेक्शन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच होता है उसे हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसका रेंज क्या होता है? 200 nm होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इन दोनों से ये बहुत कम एनर्जी यूज करता है। इसमें अल्काइन, अल्केन और अल्काइन कह सकते हैं इसमें होता है। एन टू पाई स्टार बॉन्डिंग क्या होता है? इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड फाउंड मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब इसको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ हेट्रो एटम विथ लोन पेयर ऑफ लाइक कार्बोनी, मतलब इसका हेट्रो एटम होता है। ठीक, ये खत्म। और स्टेट द बैंड थ्योरी डिस्क्राइब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल एंड डायग्राम, मतलब कि बैंड थ्योरी को हमने बताना है और उसके जो सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग बताना है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड की बैंड थ्योरी द्वारा इलेक्ट्रॉन्स आर जंप फ्रॉम बैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड ओवर एट नॉर्मल टेम्परेचर। इफ दिस हैपेंस द सॉलिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि सबसे पहले आप बंदर का एग्जाम्पल ले लीजिए। बंदर क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सेम टू सेम इसमें जो भी वैलेंस बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक से दूसरे पर जंप करते हैं, उसके द्वारा जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? द कंडक्टर विच आर केमिकली प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज टर्मिनेटेड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब वैसे कंडक्टर जो प्योर होते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड द नंबर ऑफ होल्स। सबसे पहले तो इसको जान लीजिए, मतलब इसका एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम है और ये जो होता है ये प्योर होता है। बस इतना जान, इस पॉइंट को जान लीजिए, आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक। और इसका ये हो गया आपका सिलिकॉन और दोनों तरफ बना दीजिए। एक कंडक्शन होल हो गया, एक वैलेंस होल हो गया और बाकी ऐसे बिंदी आकार का ये आपका डायग्राम हो गया। ज़्यादा डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है। सिलिकॉन रख दीजिए और चारों तरफ ऐसे करके बना दीजिए। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, दिस सेमीकंडक्टर आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डॉपेड विथ ट्रिवेलेंट और पेट्रावेलेंट एलिमेंट्स एज इम्प्योरिटीज। इसमें इम्प्योरिटीज होती है। एक्सटेंट जब श्योरली इंट्रिंसिक में अगर प्योर है तो इसमें इम्प्योरिटीज जरूर होगी। इसमें कौन कौन इम्प्योरिटीज होता है? ट्राइवेलेंट होता है और पेट्रावेलेंट एलिमेंट्स होता है जो इम्प्योरिटीज के रूप में होता है। ठीक। और इसी इम्प्योरिटीज के कारण इसको दो टाइप में बांट दिया गया। एक तो पी टाइप, एक एन टाइप। पी टाइप वो होता है जिसमें ट्रिपलेंट इम्प्योरिटीज रहता है और एन टाइप वो होता है जिसमें पेन ट्रिपलेंट इम्प्योरिटीज रहता है। ठीक। अब इट सप्लाइज एक्स्ट्रा फ्री होल्स, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा फ्री होल्स रहता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इसमें होल होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। टू विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग, दोनों हो गया, कहानी खत्म। और पी टाइप का एग्जांपल ये है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये प्रेजेंस ऑफ होल, जो होल यहाँ पे प्रेजेंट है। और सेम टू सेम यहाँ पे देख लीजिए, बस कुछ नहीं, हल्का सा डिफरेंस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे कर दी है। ये हो गया डायग्राम। ठीक, इतना कर देने को नंबर आराम से मिलेगा। डिफाइन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन एक्स्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विद एग्जांपल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक को हटा देना, दूसरे को वहाँ पे बिठा देना। ठीक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कमजोर को, जैसे कि कमजोर कोई है उसको हटा के मजबूत आके वहाँ पे बैठ गया, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एन मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके द्वारा किसी एटम को रिप्लेस करते हैं किसी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट की तरह, जैसे कि C3OH प्लस HBr। ठीक। तो इसको देखिए, ये OH जो है OH को कौन हटा दिया? तो ब्रोमीन हटा दिया ना, बियर हटा दिया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C3H, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन हो इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा, इलेक्ट्रोफिल ऑन इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रोफिल्स होगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसको हम लोग दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक भी कह सकते हैं। एंड सब्फोनेशन, हैलोनाइजेशन, नाइट्रेशन आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सब्फोनेशन, हैलोनाइजेशन, नाइट्रेशन, कुछ एग्जांपल हो गए। इट अकर जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस एरोमेटिक कंपाउंड पे अकर्स करता है। सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। ठीक। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? C6H6 + Cl2 HNO3 6H5 + HCl। ठीक।
इसका एक एग्जांपल हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब किसके द्वारा, तो ये न्यूक्लियोफाइल द्वारा, ये न्यूक्लियोफाइल द्वारा अटैक हो रहा होगा उसमें, ठीक। और इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन एलिफैलाइक कंपाउंड्स, इसको इसमें एलिफैलिक कंपाउंड्स में होता है। आई हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइड्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, define isomerism, explain different types of structural isomerism with example. The compound having the same molecular formula but different structure but different structure is known as isomic and the phenomena is known as isomerism. मतलब जो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसको हम लोग आइसोमिक कहते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, पेंटेन एंड आइसोपेंटेन एंड नीनोपेंटेन, ठीक। इसका यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि 4 कार्बन है और चारों के पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक अलग, जैसे 4 कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे अलग है, ये आइसोब्यूटेन हो गया, एन ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया, ठीक। अब आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामरिज्म आइसोमेरिज्म, टिट्यू आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं आइसोमेरिज्म के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसके 3 पार्ट्स, ऑप्टिकल, कन्फर्मेंटल और कॉन्फ्रिगेंटल। इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम, अलग अलग टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है उसका एग्जांपल और उसका डायग्राम। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द सब्सटेंस व्हिच आर गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। मतलब जो वैसे सब्सटेंस जो कि मेटल के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और वो वीकर से स्ट्रॉन्गर सेक्शन की तरफ जाते हैं, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, मतलब पैरेलल होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक। डाईमैग्नेटिक क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड, वैसे सब्सटेंस जो एक दूसरे को रिपेल करे, मतलब ढकेले, ठीक, मतलब एक दूसरे को अपोज करें, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डाईमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक। उसका डाईमैग्नेटिक का एग्जांपल ये यहाँ पे ये भी है। तो ये नहीं करना चाहते हो तो ये कर दो, ये कर दो, ये भी हो जाएगा, ये भी आपका डाईमैग्नेटिक का एग्जांपल डायग्राम हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर है, एंटीमनी है, STO और HO। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक द सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड कैन बी आल्सो मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। मतलब जो अट्रैक्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट हो और खुद मैग्नेट भी बन जाए उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक। इट हैज हायर प्रॉपर्टीज देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसका प्रॉपर्टी हाई होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इसमें भी जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, ठीक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इन द पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल्स व्हिच आर एक्जिबिट देयर प्रॉपर्टी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसको दे दिया गया है, उस कंडीशन में भी वो अपना जो भी उसका रूप है वो नहीं छोड़ रहा है, तो उसको हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हो गया MNA हो गया, F2 हो गया, CA हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक। मतलब दोनों बराबर पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट और पैरेलल होना चाहिए। और फेरोमैग्नेटिक क्या, फेरोमैग्नेटिक का देखिए, फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम जो होता है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए छोटा होगा, इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर परमानेंटली परमानेंट, वैसे सब्सटेंस जो मतलब कि एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर दोबारा अपनी अवस्था में ना आए, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक और था, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मस्टली आएगा ही आएगा। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो देखिए E बराबर के E प्लस P, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 mv² प्लस भी हो गया। अब के को हम लोग इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 mv² बराबर 1/2 m इंटू mv², और ऐसे कर सकते हैं। और डी ब्रोगली का ये तो सिद्धांत आपको याद ही होना चाहिए, mv बराबर h/λ। सो इसके द्वारा हम लोग mv की जगह रख सकते हैं, जैसे कि mv² है तो h/λ² रख देंगे तो h/λ² हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, h² 2m हो जाएगा, ठीक, सिंपली। और यहाँ पे 1/2 mv² बराबर h² 2λ² हो गया, ठीक। अब वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 1 के ये था ना 1/2 mv² प्लस b, तो सेम टू सेम इसकी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके द्वारा, तो E बराबर h/2λ² अपॉन m प्लस भी, ये है, ठीक। मतलब m भी हम रख दिए ना ये पूरा, तो E देखिए इसको इधर ले लिए तो E माइनस भी हो गया, h² 2λ² हो गया, ठीक। अब फिर क्या करना है, फिर इसको इधर ले लिए तो इधर 2 इसका E माइनस भी हो गया, फिर क्या करना है, लेमडा को बाहर निकालना है,
तो क्या करना है, लेमडा को बाहर निकाल लिए, एच स्क्वायर बटा 2 लेमडा 2m e माइनस बी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फॉर मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है जो एक डायरेक्शन में घूम रहा है उसके लिए क्या करेंगे, तो लेमडा डेल स्क्वायर साइन अपन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपन लेमडा स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेमडा का वैल्यू पुट कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू जो मिला उसको पुट कर देंगे, तो 4 पाई स्क्वायर अपन एच स्क्वायर बटा 2 m अपन ई माइनस बी, देखिए यही ना है हमारा लेमडा का वैल्यू, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रख दिए और फिर इसको अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर दिए। लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साइन अपन लेमडा स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन, तो इंटू में कर दिए तो पलट देंगे ना, चेंज हो जाएगा 2m बटा ई माइनस बी अपन एच स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, मतलब दोनों को एक साथ कर दिए तो, और इस इक्वेशन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर साइन अपन लेमडा स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर m ई माइनस बी अपन साइन अपन एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये किसके लिए है, तो डेविड सेक्शन फॉर पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स रहेगा, तो ये उसका इक्वेशन डिराइव हो गया। थैंक यू।